गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, तो आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है हमारा 16 मार्च तक का हो गया था, 15 मार्च तक का हो गया था। आज का ये जो करंट अफेयर है वो 16 से लेकर के 31 अप्रैल तक का आज अपन देखने वाले हैं। मतलब मार्च ही बोल दो, अप्रैल वाला फिर से लेकर आएंगे, ठीक है। 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का यहाँ पर मैं कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराती हूँ, फिर अप्रैल वाला अलग से लेंगे, ऐसे में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नहीं तो एक काम करेंगे, आज का जो क्लास है इसमें हम स्पेशली देखने वाले हैं, किसके बारे में देखने वाले हैं बच्चे। तो आज के इस क्लास में हम 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का जो कंटेंट है वो कवर करेंगे, जो करंट है वो कवर करेंगे। और हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, तो हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देख रहे हैं। अब जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि ब्लैंक है बिल्कुल स्लाइड, इसका मतलब क्या है, तो कौन आने वाले हैं, साहित्यकार आने वाले हैं। कौन साहित्यकार आने वाले हैं, तो याद रखेंगे एक ट्रिक बता रही हूँ आपको मैं। जो एक गाँव है, ठीक है, कौन सा गाँव है, सोमनाथ गाँव है। ये सोमनाथ जो गाँव है ना बच्चे, वो कैसा गाँव है पता है तुमको। ये जो सोमनाथ गाँव है ना वो असली, ठीक है, असली, आदर्श और छत्तीसगढ़ी गांव है। कैसा गांव है, असली, आदर्श और छत्तीसगढ़ी गांव है। ट्रिक याद हो गया क्या। सोमनाथ कैसा गांव है, तो असली, आदर्श, छत्तीसगढ़ी गांव है। अब यहाँ पर असली से आपको याद रखना है असली उत्तराधिकारी। क्या नाम याद रखना है, असली उत्तराधिकारी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आदर्श, आदर्श से याद रखेंगे आदर्श गांव। क्या नाम रखना है, आदर्श गांव, ठीक है। और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी दोहे, ठीक। और ये सोमनाथ से याद रखेंगे, इनका नाम है भाई डॉक्टर सोमनाथ यादव। कंप्लीट नाम क्या है इनका, डॉक्टर सोमनाथ यादव। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। साहित्यकार का नाम है डॉक्टर सोमनाथ यादव। खास बातें क्या है, तो इनकी 3 रचनाएं बहुत ज्यादा फेमस है, एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आपको ट्रिक से याद करवा दिया गया कि सोमनाथ एक गांव है। कैसा गांव है ये जो सोमनाथ है वो, तो असली, आदर्श, छत्तीसगढ़ी गांव है। तो असली से याद रखेंगे असली उत्तराधिकारी, किसकी रचना है, सोमनाथ की रचना है, सोमनाथ जी की रचना, सॉरी। आदर्श गांव, ये भी किसकी रचना है, तो ये भी हमारे आदरणीय सोमनाथ जी की रचना है। और एक लास्ट मैंने जो बताया आपको, क्या, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे छत्तीसगढ़ी दोहे, ये भी किसकी रचना है, तो ये भी सोमनाथ यादव जी की ही रचना है। यहां तक चीजें क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, अब जब बात आया है सोमनाथ का, तो मैं आपको बता दूं, ये जो सोमनाथ, अगर मैं गांव की ही बात करूं, तो सोमनाथ जो गांव है ये आपके सिमगा ब्लॉक में पड़ता है। कहां पड़ता है बच्चे, सिमगा ब्लॉक में पड़ता है। और सिमगा ब्लॉक कहां पड़ता है, तो ये बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सोमनाथ के बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, तो सोमनाथ के बारे में आप याद रख सकते हैं कि ये 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। कौन कौन सी नदी के संगम पर बसा हुआ है, तो एक तो आपकी शिवनाथ नदी है, ठीक, और एक आपकी खारून नदी है। इन दोनों नदियों के संगम पर आपका शिवनाथ बसा हुआ है। देखो, ये बताने का इंटेंशन ये है कि सीजीपीएससी आजकल कुछ भी पूछ दे रहा है, करंट में कोई भी, चाहे आप व्यापम भी दे रहे हो, पीएससी भी दे रहे हो, तो कुछ भी पूछ दे रहा है। तो सोमनाथ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सोमनाथ कौन सी 2 नदियों के संगम पर बसा हुआ है। आपने याद रखना है कि यह 2 नदी, शिवनाथ और खारून नदी, इनकी संगम पर आपका जो सोमनाथ है ये बसा हुआ है। और कहां पड़ता है, तो सिमगा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। कौन से जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो ये आपके बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। इतनी चीजें क्या याद हो गई आपको। साहित्यकार का नाम याद हो गया, साहित्यकार का क्या नाम था, तो सोमनाथ यादव। इनकी रचनाएं अपने को याद हो गई। चले अब बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। आजा मुन्ना आजा, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना अच्छे से आप लोगों को, कहीं पर से तो नहीं, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। नहीं दिखेगा तो कमेंट करके बता देना भाई, मैं नहीं जानती, नहीं बताओगे तो फिर तुम लोग समझो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात, अच्छा मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, यार मेरे को लग रहा ना जैसे आप लोग को काफ़ी बड़ा लग जा रहा है, ये थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस प्रकार से, है ना, अभी क्लियरली है। चलिए, तो पहला आज का जो पॉइंट है हमारा, पहला जो स्लाइड है, इसमें बातें हो रही है हमारी, किसके बारे में बातें हो रही है, तो इसमें बताया जा रहा है आपको मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर जब वृक्ष संपदा योजना आ ही गया है, तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर से बन जाता है आपका कि वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस के रूप में कब को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे विश्व वानिकी दिवस के रूप में 31 मार्च को प्रति वर्ष मनाया जाता है। पहली बात तो हमारी ये क्लियर हो गई, क्या विश्व वानिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है,
21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब आते हैं योजना की तरफ। योजना का नाम है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। वृक्ष संपदा योजना प्रश्न पूछ देगा, वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखेंगे बच्चे, वृक्ष संपदा का जो शुरुआत है वो 21 मार्च 2023 को हुआ था। कब हुआ था? 21 मार्च 2023 को हुआ था। शुरुआत नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली में अभी हम करेंट की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे कि वृक्ष संपदा योजना मनाया कब गया था। तो ये आपके 21 मार्च 2023 को मनाया गया था। पहली चीज हमारी ये क्लियर हो गई। दूसरी बात बोल रहा है कि यह जो योजना है इसका शुभारंभ कहां हुआ था? तो रायपुर में हुआ था। याद रहेगा क्या? वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 21 मार्च 2023 को कहां किया गया था? रायपुर में किया गया था। अच्छा, ये जो वृक्ष संपदा योजना है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग में कर दूं। आखिर ये जो योजना लाया गया था, इस योजना के पीछे का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना। कोई भी योजना जब भी लाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर से रहता है बच्चे। तो इस योजना के पीछे भी बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन मेनली 2 उद्देश्य की तरफ इधर फोकस किया गया। कैसा? तो एक तो किसान की आमदनी बढ़ाना, किसान का आय बढ़ाना बोलना चाहिए, ठीक है। पहला उद्देश्य ये था कि किसान की आय बढ़ाना, ठीक है। और दूसरा क्या है? तो दूसरा जो इसका उद्देश्य था वो ग्रीन कवर को बढ़ाना। ठीक, किसको बढ़ाना? ग्रीन कवर को बढ़ाना। ग्रीन कवर को बढ़ाना मतलब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पेड़ लगाना, हरा हरा, ताकि सब तरफ दिखे। तो ये जो वृक्ष संपदा योजना लाया गया था ना, इसके पीछे 2 रीजन था। कौन कौन सा? एक तो किसान की आय में वृद्धि करना और एक आपका ग्रीन कवर को बताना। अच्छा, एक पॉइंट पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूं। ये जो वृक्ष संपदा योजना या इस टाइप की जितनी भी योजनाएं मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ, अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा तो आप मेंस का पेपर 5 जब देखेंगे तो पेपर 5 में भी क्या चल रहा है ना, एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें कोई भी योजना को उठा करके दे रहा है और 30 से 60 शब्द उसके बारे में आपको लिखने के लिए पूछा जा रहा है। बेसिकली जो पेपर 5 है इसमें आपका इकोनॉमी हो गया और आपका सीजे ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। तो जो बच्चा मेंस भी दे रहा है तो इस टाइप का योजना बिल्कुल आपसे पूछ सकता है। तो जब आप उस योजना के बारे में लिखेंगे 30 से 60 शब्दों में, तो यहाँ पर जो मैं आपको एमसीक्यूज के रूप में या फिर फैक्चुअल पॉइंट्स करवा रही हूँ, उन पॉइंट्स को वहां पर आप ऐड करके बहुत अच्छे से अपना क्या बोलना चाहिए, आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। तो इसीलिए मेंस जो बच्चे दे रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री वालों के लिए तो फिर है यार, है ना। ऑब्जेक्टिव आप लोग से तो प्रश्न बन ही जाएगा, किस टाइप से प्रश्न बन जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। चीजें क्लियर हैं क्या? लेकिन मेंस में भी ये ट्रेंड चल ही रहा है, इसलिए आप लोग को इन सभी पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना है। चीजें क्लियर? अब देखो, हम बात कर रहे थे वृक्ष संपदा योजना के बारे में। तो यह जो योजना है इसका उद्देश्य 2 है। एक तो है तो बहुत सारे, लेकिन मेनली 2 है। एक किसान की आय में बढ़ावा करना और दूसरा है आपका हमारा जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ावा करना। अब यहाँ से एक प्रश्न आपके माइंड में आना चाहिए कि ग्रीन कवर बढ़ेगा कैसे? ग्रीन कवर बढ़ाना है वो तो ठीक है मैडम, पर ये योजना को इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए क्या किया गया था ना बच्चे, जितने भी किसान है और किसान के पास जितनी भी लैंड है, उस लैंड में इन्होंने उनकी परमिशन से, है ना, किसान की भूमि है तो किसान की परमिशन से क्या किया जाएगा, उनकी भूमि पर ऐसे वृक्षों का ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे, ऐसे वृक्षों को लगाया जाएगा जो कि आपके लिए कॉमर्शियली बेनिफिट्स दे, मतलब कि आर्थिक रूप से जिनसे आपको पैसा मिल सके। तो किसानों की जो खाली भूमि है, खाली भूमि इन सेंस हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसानों का जो खेत है, तो खेत के ऊपर में क्या बना होता है, मेड़ बना होता है, ठीक है। अगर मेड़ पर भी नहीं और एक्स्ट्रा आपके पास कहीं खाली जमीन है तो वहां पर भी आप पौधे लगाइए, ऐसे पौधे लगाइए जिससे कि आपको बेनिफिट्स मिल सके। जैसे साल हो गया, शौगौन हो गया, जो कि चंदन के लकड़ी के रेट में जा रहे हैं आपके, है ना। तो ऐसे पौधे लगाइए, ऐसे पेड़ लगाइए जिससे कि आपको भविष्य में क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। इस जो योजना चलाया गया था ना उसका मेन इंटेंशन यही था। तो सरकार ने यही कहा किसानों को कि आपकी परमिशन से आप ऐसे पेड़ लगाइए जो कि कॉमर्शियली आपको बेनिफिट्स दे, इकोनॉमिकल आपके लिए थोड़ा सा फायदा रहे। तो यह इसके माध्यम से होता ये कि किसानों को थोड़ा सा पैसा भी मिल जाता और उसके साथ साथ जो अपना ग्रीन कवर एरिया है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता। तो मेन उद्देश्य इसका क्या था ये अपने को समझ आ गया। अब देखो, इस प्रकार से इंप्लीमेंट करना ये सरकार ने तो सोच लिया, तो इसका लाभ किसको किसको मिलने वाला था? एक तो किसानों को लाभ मिलता जो अपनी भूमि में ऐसे वृक्ष लगाते। इसके अलावा किसको किसको मिलता? तो समस्त वर्ग के सभी इच्छुक भूमि स्वामी, सभी वर्ग का, कोई भी वर्ग का हो सकता है जो कि भूमि का स्वामी है। इसके अलावा शासकीय, अर्धशासकीय एवं शासन की स्वायत्त संस्थाएं, निजी शिक्षण संस्थाएं, निजी ट्रस्ट, गैर शासकीय संस्थाएं, पंचायत तथा भूमि अनुबंध धारक इस योजना का लाभ ले सकते थे। कहने का मतलब है इस पृथ्वी पर रहने वाला हर बंदा
इसका फायदा ले सकता था, जिसके पास अपनी खुद की जमीन हो, छोटी मोटी जैसे भी, ठीक है, जिसके पास इतनी बड़ी जमीन हो कम से कम कि वो एक पेड़ को कम से कम लगा सके, जिससे कि वो फायदा को ले सके। आया क्या समझ में? तो इस प्रकार से इतने लोगों को इसका लाभ मिलने वाला था। तो चीजें हमारी क्लियर हो गई। हम बात कर रहे हैं वृक्ष संपदा योजना के बारे में। बच्चे कब चालू हुआ था? तो ये चालू हुआ था आपके 21 मार्च को। कहां चालू हुआ? तो रायपुर में हुआ था। कौन आए थे शुभारंभ करने के लिए? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी यहाँ पधारे हुए थे भाई इस योजना का शुभारंभ करने के लिए। अब इस योजना का क्या रहा? तो याद रखेंगे राज्य का जो हमारे सभी 33 जिले हैं, तो इन 33 जिलों में 42 स्थानों में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यह पॉइंट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है ना, पूछ लेगा कि 33 जिलों में कितने स्थानों पर इस योजना को शुभारंभ किया गया? तो 42 स्थानों पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? अब देखो आखिर इस योजना का लाभ इनको मिलेगा कैसे? तो समझना, निजी भूमि में 5 एकड़ तक रोपण हेतु 100% तथा 5 एकड़ से अधिक क्षेत्र में रोपण हेतु 50% वित्तीय अनुदान शासन द्वारा हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। समझ आ रहा है क्या? मतलब अनुदान की राशि भी आपको दी जाएगी। कब? तो अगर आपका जमीन का जो एरिया है वो कितना एरिया है? 5 एकड़ का है, तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, मतलब 100%। और अगर 5 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में आप रोपण कर रहे हैं तो 50% तक का वित्तीय अनुदान आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इतनी चीजें क्या हमारी क्लियर हो चुकी हैं? कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्लाइड क्लियर हो गया। बच्चे करेंट जो मेरे वीडियोस होते हैं ना, उसको 1 से 2 बार आप देखा करो। 1 से 2 बार देखोगे ना तो आपकी चीजें ऑटोमेटिक आपके माइंड में जाकर के सेट हो जाएंगे, क्योंकि मैं समझाती ही इसी तरीके से हूं ताकि आपको दोबारा और बार बार चीजों को रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कह रहा है। ये क्लियर हो गया हमारा ना, आगे बात करते हैं। अच्छा, वृक्ष संपदा योजना के बारे में ही है ये कि आखिर वो जो वृक्ष हैं जो आप लगाने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो ऐसे कौन कौन से वृक्ष हैं जिसको आर्थिक रूप से आपको फायदा हो सकता है लगाने से? तो वो वृक्ष हैं आपके, सबसे पहले तो क्लोनल नीलगिरी का पेड़ हो गया, टिश्यू कल्चर बांस हो गया, ठीक है, सागौन हो गया, मालाबार नीम हो गया। ऐसे आर्थिक लाभ देने वाले पौधों का आप रोपण कर सकते हैं। क्लियर? अब देखो, योजना से किसानों को सालाना की अगर हम बात कर लें तो प्रति एकड़ 15 से 50 हजार रुपए तक की आय होगी सालाना। 1 एकड़ पर बोल रहे हैं ना, 1 एकड़ पर 15 से 50 हजार रुपए तक का आय होगा। और अगर हम 5 वर्ष की बात कर लें तो 5 वर्ष में 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण का जो लक्ष्य है वो भी रखा गया है। तो चीजें क्या अपने को समझ आ गई? मतलब वृक्ष लगाने वाले किसानों को भी फायदा हो रहा है और साथ में वही मैं बताई ना ग्रीन कवर वाला एरिया। तो अगर ये जो योजना है सही तरीके से काम कर ली तो 5 वर्ष में यह लक्ष्य रखा गया कि कम से कम 1,80,000 एकड़ में 15 करोड़ वृक्षारोपण तो हो ही जाएगा आपका। आया क्या समझ में? तो यह पॉइंट भी आपने याद रखना है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या बोल रहा है? तो आपके सामने दिख रहा होगा, हम बात कर रहे हैं गोधन न्याय योजना के बारे में। गोधन न्याय योजना के बारे में क्या बताया जा रहा है? तो सबसे पहली बात तो यह जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे बच्चे, जो गोधन न्याय योजना है इसका शुरुआत 20 जुलाई को किया गया था। कब किया गया था? 20 जुलाई 2020 को किया गया था यह पॉइंट। अच्छा, 20 जुलाई 2020 को जब इसकी शुरुआत की गई थी ना, उस दिन हरेली पड़ा था। ठीक है, तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं कि हरेली के दिन ही यह जो आपका गोधन न्याय योजना है इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो ये भी यूनिक प्रश्न बन गया ना आपका। अच्छा, ये जो गोधन न्याय योजना है इससे कुछ याद आ रहा है क्या? ये वही योजना है जिसमें जो सरकार है वो पशुधारकों से गोबर खरीद रही थी। ये वही योजना है। इसी योजना के अंतर्गत गोबर खरीदने का जो चलन है वो सरकार ने चलाया था। तो पहला प्रश्न आपका, गोधन न्याय योजना कब चालू हुआ? तो 20 जुलाई 2020 को चालू हुआ। हरेली पड़ा था उस दिन, यह भी आप याद रख सकते हैं, मैंने नोटिस किया था उस दिन को। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका गोधन न्याय योजना के बारे में, किसी योजना के तहत गोबर खरीदा जा रहा था पशुधारकों से, तो यह पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि गोधन जो न्याय योजना है इस योजना को किसके द्वारा? तो CSI SIG। सबसे पहले तो CSI और SIG क्या है? तो आप याद रखेंगे बच्चे, C से होता है कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। CSI का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। और वहीं SIG का क्या मतलब हुआ? तो स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, समझ आ गया कि आपने को CSI का मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया। और वहीं SIG का क्या हुआ? स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हम बोलते हैं। तो इसके माध्यम से क्या हुआ? ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना है ना, इसको 20th या फिर हम बोल सकते हैं 20वां
CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। चीजें क्या हमारी क्लियर हो गई? पहला पॉइंट यहीं पर से क्लियर हो गया, गोधन न्याय योजना को 2022 में CSI SIG अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो सम्मानित किया गया ये तो समझ आ गया, कहां पर सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। कहां है ये? तो ये आपके दिल्ली में है, ठीक है। तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में यह समारोह का आयोजन किया गया था, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को CSI SIG अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यहां तक चीजें क्या क्लियर है? अब देखो यह जो यूनिवर्सिटी है ना, यहां पर एक सभा है और उस सभा का नाम है डॉक्टर BR अंबेडकर। सभा का क्या नाम है? डॉक्टर BR अंबेडकर सभा। एक हॉल होता है ना, वैसे ही हॉल है जहां पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को क्या किया गया है? इस अवार्ड से नवाजा गया है। अब देखो गोधन न्याय योजना मतलब ये कृषि से संबंधित हो गया, तो इस योजना को सम्मान जब मिला है तो उस पुरस्कार को लेने के लिए कोई एक ही बंदा जाएगा। कौन जाएगा? कृषि से संबंधित है, मतलब हमारे कृषि मंत्री जाएंगे। तो याद रखेंगे यह जो पुरस्कार है यह कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, अभी हमने देखा ना CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इस पुरस्कार को दिया गया था। कहां आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कृषि विभाग की ओर से यह पुरस्कार कृषि विभाग के संयुक्त संचालक RL खरे ने ग्रहण किया, याद रखेंगे, ठीक है। CSI ने यह अवार्ड दिया था, CSI SIG अवार्ड किसको मिला है? गोधन न्याय योजना को मिला है। कहां मिला है? दिल्ली में मिला है। दिल्ली में भी कहां मिला है? तो सुभाष यूनिवर्सिटी के भीमराव अंबेडकर सभा में मिला है। इस अवार्ड को लेने के लिए कौन गया? तो कृषि विभाग के जो संचालक मंत्री है खरे जी, ये गए हुए थे वहां उस अवार्ड को लेने के लिए। चीजें हमारे यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं। गोधन न्याय योजना को राज्य और प्रोजेक्ट कैटेगरी में चयनित किया गया है, यह पॉइंट भी याद रखना है। साथ में गोधन न्याय योजना को पूर्व में स्कॉच गोल्ड अवार्ड और राष्ट्रीय स्तर पर एलेट्स इनोवेशन अवार्ड भी मिल चुका है। मतलब गोधन न्याय योजना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है भाई, है ना। 60 वर्ड्स में इसके बारे में लिखने के लिए आ सकता है। तो अगर 60 वर्ड में लिखने के लिए आता है तो ये सारे जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं वो सारा आप ऐड कीजिए उसमें, ठीक। तो बहुत ही बेहतरीन आपका आंसर राइटिंग हो जाएगा। समय कम है, नहीं तो मैं खुद आपको मेंस का प्रैक्टिस करवाती आंसर राइटिंग का। खैर प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपके किसके बारे में बताया गया है बच्चे? तो इसमें टीबी उन्मूलन के बारे में बताया गया। टीबी जिसको आप क्षय रोग के नाम से जानते हैं क्या, इसे ही टीबी कहा जाता है। अब समझो, टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को सम्मानित किया गया। बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही मजेदार प्रश्न, ठीक है। टीबी उन्मूलन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को नामित किया गया है, याद रखेंगे, सम्मानित किया गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले बात तो ये याद रखो कि जो टीबी उन्मूलन है इसके लिए सम्मानित किया कब गया था? तो 24 मार्च को, और ये 24 मार्च ही है जिसको 6 दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह भी आपको याद रखना है। 21 मार्च को वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मार्च को 6 दिवस के रूप में, विश्व 6 दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 मार्च को ही टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के 4 जिलों को सम्मानित किया गया था। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? तो बहुत ही आराम से आप याद रखेंगे 4 जिले। सबसे पहले देखो, आपका एक तो गरियाबंद हो गया, गरियाबंद के जस्ट बगल में ही आपका धमतरी, 2 याद हो गया, एक गरियाबंद एक धमतरी। इसके अलावा बी से बलौदा बाजार और बी से बस्तर, 4 जिले याद हो गए। एक गरियाबंद, गरियाबंद के जस्ट बगल में आपका धमतरी, वहीं पर आपका बस्तर हो गया, वहीं पर आपका बलौदा बाजार हो गया। ये 4 जिले हैं जिसको टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। क्यों? क्योंकि बेहतर कार्य इन्होंने किया था। बेहतर कार्य किया था मतलब इन क्षेत्रों में, या बोले कि छत्तीसगढ़ में जो टीबी के रोग फैले हुए थे इसमें अच्छे से काम करके टीबी में पेशेंट की प्रतिशत मात्रा को इन्होंने घटाया है, अच्छा काम किया है। इस वजह से इनको इस क्षेत्र में सम्मानित किया गया। 4 जिले याद हो गया, गरियाबंद, जस्ट बगल में धमतरी, बस से बलौदा बाजार, बस से बस्तर। जी क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑब्वियस सी बात है परिवार कल्याण मंत्रालय आएगा ही आएगा, के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, अब यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का रोल खत्म, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में, कहां? वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में गरियाबंद को रजत पदक तथा बस्तर, धमतरी और बलौदा बाजार को कांस्य पदक मिला था। याद रखना है आपको, गरियाबंद को रजत पदक मिला है भाई, और बाकी जो 3 है कौन कौन सा? आपका धमतरी, बलौदा बाजार और आपका बस्तर, इन तीनों को कांस्य पदक मिला है। अब ऐसा क्यों मैडम, अलग अलग क्यों मिला है? इसके पीछे रीजन है बच्चे। रीजन ये है कि समिट में पिछले 7 वर्ष में किसका टारगेट रखा गया? पिछले 7 वर्ष का रखा गया। पिछले 7 वर्ष में टीबी के संक्रमण दर में 40% तक कमी लाने वाले जिले को रजत पदक मिलता है। नियम है इसका कि पिछले 7 साल का
रिकॉर्ड देखा जाता है और जिस भी जिले में 40% तक की गिरावट हुई है उसको रजत पदक मिलता है, और 20% तक की गिरावट हुई है फिर उसको कांस्य पदक मिलता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो गरियाबंद है उसको रजत पदक मिला है और बाकी 3 को आपका कांस्य पदक मिला है। चीजें क्या हमारे यहाँ तक क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तकलीफ में कोई कमी नहीं है? समझ आ गया अपने को? वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। अच्छा, नेक्स्ट तो बढ़िया प्रश्न है भाई, शानदार जबरदस्त वाला प्रश्न है। क्या प्रश्न है? तो देखो, राज्यपाल ने न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। आ गया क्या समझ में? तो सबसे पहली बात, हमारे नए राज्यपाल कौन बने हैं आपको पता होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, तो याद रखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के जो नए राज्यपाल हैं वो हरिचंदन जी बने हैं। कौन बने हैं? हरिचंदन जी बने हैं। तो जो राज्यपाल हैं उन्होंने क्या किया, जो नए न्यायाधिपति बने हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के, रमेश सिन्हा, याद रखना है अभी वर्तमान में रमेश सिन्हा जी कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति बने हैं। अच्छा, इससे पहले कौन था जो हमारे अभी बने हैं? ठीक है ना, रमेश सिन्हा जी अभी बने हैं, ये 15वें नंबर के बने हैं, है ना, 15वें नंबर के न्यायाधीश बने हैं। तो 14वें नंबर के कौन थे, मैं ये पूछना चाह रही हूं। तो 14वें नंबर में कौन थे? ठीक है, देखो 14वें नंबर पे आपके गोस्वामी जी थे। याद आ रहा है क्या? कुछ मूर्खों, गोस्वामी जी थे। ठीक है, और उससे पहले की भी अगर हम बात कर लें, देखो 2 प्रश्न बन जाएगा। एक तो 15वें नंबर पर कौन है? तो रमेश सिन्हा जी अभी बने। 14वें नंबर पर गोस्वामी जी थे। एक प्रश्न और बन जाएगा कि सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के? तो यह भी आप याद रखेंगे, शशांक जी। इनका नाम भूलना नहीं, शशांक जी पहले न्यायाधीश बने थे, इसलिए यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, आप लोग के लिए एक प्रश्न है, आप लोग को बताना है कि अभी करेंट में हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश हैं। अब तुम कैसे पता करोगे? तुम लोग जानो, चाहे गूगल से देखो, किसी बुक से ढूंढो, या आप लोग का होमवर्क है, कमेंट करके मेरे को बताना है आप लोग को। ठीक है, कि अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में टोटल कितने न्यायाधीश हैं। चीजें क्लियर हो गई? अब यहां से जो प्रश्न बन सकता है वो देखो कि नए न्यायाधीश कौन बने हैं? रमेश सिन्हा। इनको शपथ किसने दिलाया है? तो हमारे राज्यपाल ने दिलाया है। कौन राज्यपाल है? तो नाम भी याद रखेंगे, हरिचंदन जी। ठीक है, मैं इनको हरिचंदन ही बोलती हूँ, वैसे इनका पूरा नाम विश्वभूषण हरिचंदन है, सॉरी विश्वभूषण हरिचंदन है ना। चले, तो कब मिला था भाई? तो इनको शपथ दिलाया गया 29 मार्च 2023 को। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा को राजभवन के दरबार हॉल में उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई है। ठीक है, वही सेम चीजें जो मैंने अभी आपको बताया है। अब इसके पूर्व श्री रमेश सिन्हा, हाँ ये भी बन जाता है ना प्रश्न में, अभी ये हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, लेकिन इससे पहले ये कहाँ के न्यायाधीश थे? तो आप याद रखेंगे बच्चे, जो रमेश सिन्हा है वो छत्तीसगढ़ से पहले आपके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। यह प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए जरूरी है ना, तो याद रखेंगे। श्री सिन्हा जी छत्तीसगढ़ के 15वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, हो चुके। ठीक है, 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 14वां गोस्वामी जी थे, पहले शशांक जी थे। वर्तमान में कितने आपको बताना है। ठीक, यह स्लाइड भी हो गया हमारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नगरी दुबराज को मिला GI टैग। प्रश्न क्या है, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखो नगरी दुबराज, नगरी का नाम आया है और नगरी का नाम आते ही आपको सिहावा क्षेत्र याद आ जाना चाहिए। ठीक है, तो नगरी दुबराज को मिला GI टैग। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग को पता है ये GI टैग किसको दिया जाता है? पता है क्या ये GI टैग फसल देने के पीछे का रीजन क्या है? देखिए, कोई विशेष क्षेत्र से अगर कोई फसल को मंगाया जाता है, मतलब कोई उत्पाद है जो किसी विशेष क्षेत्र से आया है और उस उत्पाद के अंदर उस क्षेत्र के गुण जो है समाहित हैं, तो उस फसल को GI टैग दिया जाता है। आया क्या समझ में? किसी क्षेत्र विशेष से जो भी उत्पाद लाया जाता है और उस उत्पाद के अंदर उस क्षेत्र के गुण दिखाई देते हैं, तो ऐसे फसल को GI टैग दिया जाता है। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है। इससे पहले हमारे छत्तीसगढ़ का एक फसल था, क्या नाम था यार? जीरा फूल, है ना। जीरा फूल को भी GI टैग मिल चुका है भाई, ये भी आप याद रखेंगे। जीरा फूल है ना, इसको भी GI टैग मिल चुका है। ये जो है आपके सरगुजा साइड पे मिलता था, जो जीरा फूल है ना, ये जो फसल है आपके सरगुजा टाइप पर होती थी, इसको भी GI टैग मिल चुका है। अभी किसको मिला है? तो अगर अभी की हम बात कर लें तो छत्तीसगढ़ में सुगंधित चावल की विशेष किस्म नगरी दुबराज को GI टैग मिला है। रट लो इस प्रश्न को, नगरी दुबराज, इसको क्या मिला है? तो इसको GI टैग इस बार मिला है। नगरी दुबराज की उत्पत्ति स्थल सिहावा, मैंने बोला ना जहां नगरी शब्द आए तो सिहावा आपको याद आ जाना चाहिए। तो सिहावा की श्रृंगी ऋषि आश्रम क्षेत्र को माना जाता है। मतलब क्या माना जाता है? जैसे मैंने आपको बताया ना, जीरा फूल वो सरगुजा क्षेत्र में होता था, और नगरी दुबराज के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपके सिहावा क्षेत्र में होता है। सिहावा क्षेत्र में ही आपका नगरी पड़ता है ना, यहीं पर तो आपका हुआ था वो
छत्तीसगढ़ का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो जंगल सत्याग्रह इसी वाले एरिया से हुआ था, आपके नगरी वाले एरिया से, सिहावा वाले एरिया से, ठीक है। सीजी हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो समझ आएगा। वैसे इसके बाद सीजी एमसीक्यू भी मैं लेकर के आ रही हूँ आपको हिस्ट्री का, आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो जरूर से आप लोग को ज्वाइन करना है और उसमें देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया जा रहा है, वो भी आप देखना। चलिए तो बात कर लेते हैं। तो नगरी दुबराज इसकी उत्पत्ति का कहाँ माना जाता है, तो सिहावा क्षेत्र में माना जाता है। अब सिहावा की जब बात निकली गई है और श्रृंगी ऋषि का बात निकल गया है, तो आपको याद होना चाहिए श्रृंगी ऋषि कौन थे भाई। ये श्रृंगी ऋषि वही थे जिनके पास श्री राम जी के पिता दशरथ जी गए हुए थे। क्यों गए थे, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाने हेतु, है ना। ये श्रृंगी ऋषि के पास ही आए थे कि हमें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाना है आपसे, यही श्रृंगी ऋषि थे, है ना। और सिहावा की जहां पर बात आ गई तो आपको तो याद रहना चाहिए कि सिहावा क्षेत्र में एक तो आपका श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, इसके अलावा यहाँ पर सप्त ऋषि का आश्रम है, इसके अलावा यहाँ पर कर्णेश्वर महादेव फेमस है, इसके अलावा यहाँ से महानदी निकलती है, महानदी को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा कहा जाता है। इतने सारे नाम है। इसके अलावा एक और नाम आप याद रख सकते हैं जैसे कि सिहावा पर्वत, है ना। सिहावा पर्वत को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये भी आपके प्रश्न में आ जाएगा। तो सिहावा का जो प्राचीन नाम है वो शक्तिमती था। क्या नाम था बच्चे, शक्तिमती, याद रहेगा शक्तिमती। सिहावा पर्वत का पुराना नाम क्या था, शक्तिमती, और किसी किसी बुक में सुक्तिमती भी दिया हुआ है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इतने सारे प्रश्न आपके सिहावा से बन गए भाई। कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, ये भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि आजकल मंदिर मस्जिद से ना बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं से भी घुमाकर पूछ देगा। और जहां तक मुझे याद है सिहावा में ही आपका कर्णेश्वर महादेव का मंदिर आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो यह पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई का फुल फॉर्म क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस वही मैंने बताया ना, किसी क्षेत्र विशेष से आया है उत्पाद और उस उत्पाद के अंदर उस क्षेत्र का गुण दिख रहा है तो उसको जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है। एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार होता है जिसमें किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता एवं महत्ता उस स्थान विशेष के भौगोलिक वातावरण से निर्धारित की जाती है। इसमें उस उत्पाद की उत्पत्ति स्थान को मान्यता प्रदान किया जाता है। वही है जो मैं अभी बताई, ये पुस्तक की भाषा में थोड़ा लिखा हुआ है ना। अब देखो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रृंगी ऋषि आश्रम का संबंध राजा दशरथ द्वारा संतान प्राप्ति हेतु, वही चीजें हैं जो मैं बता चुकी। विभिन्न शोध पन्नों में दुबराज चावल का उत्पत्ति स्थल नगरी सिहावा को ही बताया गया, ठीक है। सेम ही चीजें हैं, चीजें क्लियर हो गई हमारी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है। छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन की बात हो रही है, ध्यान से देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन, छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब इस रेडियो में आप 24 घंटा छत्तीसगढ़ी गाना सुन सकते हैं, छत्तीसगढ़ी भजन सुन सकते हैं, छत्तीसगढ़ी गाना सुन सकते हैं, ददरिया सुन सकते हैं, पंथी नृत्य सुन सकते हैं, जितने भी छत्तीसगढ़ी सॉन्ग है वो आप 24 घंटा यहाँ पर सुन सकते हैं। तो इसी की बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है। तो याद रखेंगे रेडियो स्टेशन का सबसे पहले तो नाम याद रखो कि छत्तीसगढ़ी डिजिटल जो रेडियो स्टेशन बनाया गया उसको नाम क्या दिया गया बच्चे, तो उसको नाम दिया गया है रेडियो संगवारी। पहला प्रश्न यहीं से बन गया आपका, छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन, इसको नाम दिया गया है रेडियो संगवारी। दूसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी को लॉन्च किया, याद हो गया, हो जाना चाहिए, एक बार में याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है रेडियो संगवारी, ये भी प्रश्न में पूछ देगा, तो वही छत्तीसगढ़ी में भाषा को भाखा कहते हैं ना, तो इसके लिए एक आधार वाक्य या आदर्श वाक्य आप याद रख सकते हो कि हमर भाखा हमर गीत, हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है ये रेडियो स्टेशन। वही 24 घंटा छत्तीसगढ़ी सुनते रहो, मस्त बहुत सारा गाना है छत्तीसगढ़ी का, बहुत सारा गाना फेमस, मुझे भी कुछ कुछ याद आ रहा है लेकिन रहने देते हैं, है ना। चलिए, छत्तीसगढ़ी की कला और संस्कृति का होगा व्यापक प्रचार प्रसार। अब यहाँ पर से एक प्रश्न बन जाता है कि आखिर ये जो छत्तीसगढ़ी रेडियो स्टेशन लाया गया अस्तित्व में, इसके पीछे का रीजन क्या था। इसके पीछे रीजन ये था कि हमारी छत्तीसगढ़ी जो कला और संस्कृति है ना, इसका अधिक से अधिक मात्रा में प्रचार प्रसार हो सके। जैसे कि बहुत सारे लोगों को छत्तीसगढ़ी सॉन्ग भी समझ में नहीं आते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हुए भी नहीं समझ आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कला संस्कृति के बारे में, जैसे कि उनमें से एक मैं भी हूँ कि बहुत सारे छत्तीसगढ़ी सॉन्ग मुझे भी नहीं समझ आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों में ताकि लोगों को अपने राज्य के प्रति थोड़ा सा सम्मान है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको लोगों से छत्तीसगढ़ी भाषा में बात करने में शर्म महसूस होती है, नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, जब आपको अपनी कला और संस्कृति के प्रति लगाव होगा, और कला और संस्कृति के प्रति लगाव लाने के लिए ही इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी रेडियो स्टेशन को अस्तित्व में लाया गया है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना है। सबसे पहला,
चेटी चंद्र महोत्सव पर नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में होगा अवकाश। अब देखो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ लिया जाता है, पूछ भी सकता है कि वो कौन सा महोत्सव है जिस पर अवकाश नहीं दिया गया था। तो आप याद रखेंगे चेटी चंद्र महोत्सव, इस पर नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में होगा अवकाश। ठीक है, चेटी चंद्र महोत्सव, चेटी चंद्र महोत्सव, इस पर क्या दिया जाएगा, अवकाश दिया जाएगा। दूसरा है मांझी नगर। मांझी नगर किधर पड़ता है, कोंडागांव जिला में पड़ता है। इसको जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने की है घोषणा। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट्स पर ही चर्चा हो रही है, मतलब सारे प्रश्न यहाँ पर के इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। कहाँ की बात हो रही है, कोंडागांव। कोंडागांव का एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है बच्चे मांझी नगर। क्या नाम है इसका, मांझी नगर। ठीक है, मांझी नगर, इसको जैव विविधता पार्क के रूप में, कोंडागांव के मांझी नगर को जैव विविधता पार्क के रूप में क्या बनाया जाएगा, पार्क स्थापित किया जाएगा, ऐसा घोषणा कर दिया गया है ना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की। ये भी बढ़िया प्रश्न है। इस साल क्या किया है, तो भूपेश बघेल जी ने कहा कि जो किसानों की धान की खरीदी की जाती है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, ये कैसा किया जाएगा, तो 1 एकड़ में 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेंगे। 1 एकड़ पर 20 क्विंटल। देखो इससे पहले कितना था, तो इससे पहले 1 एकड़ में 15 क्विंटल की खरीदी की जाती थी, अब बढ़ा दिया गया 5%, है ना। तो अब 15 जो था उसको बढ़ा करके 20 कर दिया गया। तो आपको याद रखना है 1 एकड़ में अब 20 क्विंटल धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। कितनी, 1 एकड़ में 20 क्विंटल। याद रखना है इस प्रश्न को। आगे है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने खपरी जलाशय का नाम स्वश्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर के नाम पर रखने की भी घोषणा कर दी है। यह भी याद रखेंगे आप। जो भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने क्या कहा कि जो खपरी जलाशय कहाँ है, खपरी जलाशय आपके दुर्ग में पड़ता है। याद रखना, सीजी ज्योग्राफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो अगर नहीं पता है तो खपरी जलाशय आपके दुर्ग में पड़ता है। तो इस खपरी जलाशय का नाम को बदला जाएगा और नाम को बदल करके, मतलब दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, इसका नाम बदल करके स्वश्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर, स्वश्री दाऊ वासुदेव चंद्राकर नाम करने के लिए घोषणा कर दिया है। तो क्या नाम रखेंगे, वासुदेव चंद्राकर। कहाँ का, खपरी जलाशय का। याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका मनरेगा में। ये भी बढ़िया प्रश्न है ना, स्टार मार्क लगा लेना इसको भी। मनरेगा में मजदूरी दर में 17 रुपए की बढ़ोतरी। कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई है, 17। ऐसी प्रश्न तो पूछता है। तो मनरेगा में 17 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और 17 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी तो अब कितना रुपए मिल रहा है, तो अब 221 रुपए मिलेंगे। नई दर कब से लागू होगी, तो 1 अप्रैल 2023 से, क्योंकि हम मार्च का करंट पढ़ रहे हैं ना, तो 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो चुका होगा। तो चीजें क्लियर है क्या। तो मनरेगा में कितना रुपए बढ़ा है, 17 रुपए बढ़ा है। अब कितना रुपए मिलेगा, तो अब मिलेगा 221 रुपए। कितना मिलेगा, 221 रुपए मिलेगा। चीजें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट में देना है। अगर कोई भी बच्चा जो लास्ट तक मेरा वीडियो देखा होगा वो बहुत आराम से इन प्रश्नों का आंसर दे सकता है भाई। पहला प्रश्न है आपका, अभी हाल में छत्तीसगढ़ के किस योजना को ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ऑप्शन राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, महतारी न्याय योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है कॉमेंट में, ठीक है। दूसरा है हमारा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री को अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को पदक प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ का पहला छत्तीसगढ़ी डिजिटल रेडियो स्टेशन कहां बनाया जा रहा है, या रेडियो स्टेशन का नाम क्या रखा गया, ये है ना सॉरी प्रश्न। तो रेडियो स्टेशन का क्या नाम है भाई, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में किस अवसर पर शासकीय अवकाश की घोषणा की गई है। कौन सा है, देख लो ऑप्शन, आंसर कीजिए उसका। आपकी चौथा का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। पांचवा है आपका, मनरेगा के तहत 1 अप्रैल 2023 से कितना मजदूरी दर मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा मनरेगा में, ये आपको कमेंट करना है। और इसी के साथ ही हमारा स्लाइड खत्म होता है और साथ में हमारा आज का करंट का क्वेश्चन भी खत्म होता है। चीजें क्लियर हो चुकी हैं हमारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से ऐसे ही मजेदार प्रश्न के साथ। तो बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़िए, जितना क्वेश्चन बता रही हूँ रट लो, बहुत अच्छे से रट लो, और जितना प्रश्न पूछा गया उसका आंसर आपको कमेंट करके जरूर से बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।